पीपीए ऑनलाइन के भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम कुमार और आज हम लोग वन्य एवं वन्यजीव संसाधन के चौथे वीडियो लेक्चर को लेकर के उपस्थित हूं। इससे पहले के 3 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वन्य एवं वन्यजीव के महत्व को जाना, हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया, हमने वन्यजीवों की ह्रास के कारणों के बारे में नज़र डाला और फिर हमने जाना कि वन्य जीवों की संरक्षण कैसे किया जाता है। इस पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था। हमने जैव अपहरण की समस्या पर भी जिक्र किया था और आज हम लोग उसी वन संरक्षण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चूँकि हमको वकील नहीं बनना है तो पूरा विस्तार से कानून नहीं जानेंगे, बस ये देख लेंगे कि कब कब कानून बना था और किस तरह का कानून बना था। तो आइए देखते हैं वन संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून और कैसे बनाए गए थे। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान में पहला है अंतर्राष्ट्रीय नियम और दूसरा है राष्ट्रीय कानून। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर जब भी कोई वन और वन्यजीव के संरक्षण के लिए नियम बनता है तो 2 देश या 2 से अधिक देश मिलकर के आपस में एक समझौता करते हैं और उसके आधार पर एक रूल नियम बना लेते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और वनों के संरक्षण के लिए किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं, मिलकर काम करने वाले हैं। तो 2 देश मिलकर के एक समझौता करते हैं। उसी का परिणाम है, हम देख लेते हैं कि 1968 में इसी तरह अफ्रीका में एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था और ये फैसला किया था कि हम लोग वन्य और वन्यजीव के संरक्षण के लिए काम करेंगे। उसके बाद 1971 में वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड्स का मतलब हुआ कि जो नमी युक्त ज़मीन होता है ना, उसको बचाने के लिए, क्योंकि इसका वन्य जीवों से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, कनेक्शन है नमी युक्त भूमि का, तो इसको बचाना ज़रूरी है। तो 1971 में बहुत सारे देशों के बीच ये वेटलैंड्स का जो है कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन का मतलब होता है कि सम्मेलन हुआ और इसमें इस बात पर सहमति बताई गई कि वेटलैंड्स जो भूमि है, यानी कि नमी युक्त भूमि है, तो भीगी हुई भूमि है, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। 1972 में विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम बनाया गया वैश्विक स्तर पर और इसके तहत से बहुत सारे कार्यक्रम तो जब भी बनाए गए। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है ना कि 5 देश 10 देश मिलकर के एक कानून बनाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसके में काम करने वाले हैं, तो वहाँ से जब सभी देश के प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र आते हैं तो उस विषय को लेकर के सभी अपने देश में एक अलग से उसी समझौते के स्तर पर अपने देश में कानून बना करके अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। कि तो ये जो है विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, ये कौन सा है, वृक्ष और वन्यजीवों की बात हो रही है, का संरक्षण और रक्षा का अधिनियम बनाया गया। तो ये तो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब आते हैं भारत में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ कि 1952 में हम लोग आज़ाद हुए थे 47 में, और 47 के बाद जो है 47 से पहले हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से औद्योगिक विकास के कारण जो है वनों का दोहन होने लगा था अत्यधिक मात्रा में। तो जब लोकतांत्रिक सरकार यहाँ अपनी सरकार भारत में स्थापित हो गई तो सरकार ने चिंता किया कि वनों का होना बहुत ज़रूरी है मानव के लिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1952 में जब संविधान 50 में लागू हो गया था, उसके बाद क्या हुआ, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया, जो आज भी है, और इसका इंग्लिश में इसको कहेंगे तो इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड। और ये बोर्ड क्या करता है, वन और वन्य जीवों से के संरक्षण से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं यही निपटाता है। उसके बाद 1972 में वन्यजीव सुरक्षा एक्ट आया, यानी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक एक्ट बना दिया गया। देखा गया कि जंगलों में बहुत सारे जंगली पशुओं को मारने की जो परंपरा है और जो स्मगलिंग होता है जानवरों का, क्योंकि जानवरों के हड्डियों से, उनके छालों से बहुत सारे औषधि बनते हैं और इसका जो है तस्करी होता है। इसको रोकने के लिए क्या किया गया, इस पर कठोर कानून लगाया गया और 1972 में वन्यजीव सुरक्षा एक्ट बनाया गया। इसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया। 1980 में
वन संरक्षण एक्ट यानी कि वनों के संरक्षण के लिए एक्ट बनाया गया कि आप कहाँ वन काट सकते हैं, कितनी मात्रा में काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, किस किस प्रजाति के वनों को काट सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। अब वन काटेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जितना वन काटेंगे उतना वन लगाना भी पड़ेगा। इन सब तरह के रूल्स को बनाया गया और सभी राज्य सरकारों को और प्रत्येक स्थानीय स्तर पर कहा गया कि वन के संरक्षण की चर्चाएं होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 2002 ईस्वी में जैव विविधता अधिनियम आया और इसका क्या काम था, इस अधिनियम के तहत कहा गया कि जीवों की जो विविधता है ना, इसको बनाए रखने के लिए ये अधिनियम आया और इसको बनाए रखने के लिए कहा गया हर एक राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि आप इसमें काम कीजिए और आप जो है जितने आपके यहाँ पे पक्षियाँ हैं या पशुएं हैं मतलब जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाइए। और एक बात और कही गई, इसी के तहत कहा गया कि जो आपके यहाँ जिस तरह की पक्षी या पशु या कोई भी जीव विलुप्त होने के कगार पर है तो उसको राजकीय पक्षी, राजकीय पशु वगैरह घोषित करेंगे। तो यही उसी का परिणाम है कि आज आप देखते हैं कि हर जगह का राजकीय पक्षी होता है, हर जगह का अपना अपना होता है। जैसे बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है ना, गोरैया जानते हैं, गोरैया विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। तो राजकीय पशु भी होता है, राजकीय वृक्ष बिहार का जो है बरगद का है, बोधि वृक्ष है ना, जो बोध गया में है, बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ कि राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा बाघ है ना, राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। तो ये सब जो घोषणाएं हुई ना, ये 2002 के जैव विविधता अधिनियम में ये सब लाया गया कि आप इसको राष्ट्रीय घोषित कर दीजिए, ताकि जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर को मारना बहुत ही गैरकानूनी है और बहुत खतरनाक उसमें जो है केस हो जाता है और लोगों के ऊपर चलता है, क्योंकि आप राष्ट्रीय पक्षी को मार रहे हैं, तो बहुत खतरनाक उसका लॉ है। तो जो राजकीय पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी पशु वगैरह का कॉन्सेप्ट है ये यहीं से आया, ताकि आप इतने सारे जैसे राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में गंगा के डॉल्फिन को घोषित कर दिया गया था, हालांकि हम पहले जल संसाधन में बता चुके हैं। तो गंगा के डॉल्फिन को घोषित कर दिया गया था, तो क्योंकि गंगा की डॉल्फिन विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी थी, तो इससे क्या हुआ कि वो उसको संरक्षित किया जा सका और उसको जो शिकार करने वाले लोग हैं उसको उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई किया गया और उसके शिकार पर बिल्कुल रोक लगा दिया गया। तो ये जैव विविधता अधिनियम आया। अब आपके मन में बार बार ये सवाल उठेगा कि ये जैव विविधता, जब से ये वन और वन्यजीव चैप्टर का शुभारंभ हुआ तब से जैव विविधता हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। भाई आखिर है क्या ये जैव विविधता? तो आइए समझते हैं कि जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता नाम से स्पष्ट है, जैव विविधता। इसमें क्या है कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीव रहते हैं और जीव कितने तरह के? दो तरह के, एक हैं पादप और दूसरे हैं जंतु, क्योंकि पौधे भी जीव हैं, आप उसको निर्जीव मत समझिए, उसमें भी प्राण होता है तो। और एक है जीव। एक आंकड़ों के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो क्या है कि विश्व में जो है लगभग 50 लाख प्रजातियां जीवों की है, पौधों की है और जंतु की भी है ना। जैव विविधता का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर जो हम लोग रहते हैं, जैसे समाज में तमाम तरह के लोग, सब तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं, उसी तरह से पृथ्वी पर भी जो जीव जंतु रहते हैं उसमें तमाम तरह के जीव जंतु हैं। उसमें कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े ब्लू व्हेल तक हैं, मनुष्य है, बाघ है और इसी तरह से पेड़ों में भी है, फलदार पेड़ से लेकर के कांटेदार पेड़ तक है और सभी का अपना अपना महत्व है इस पृथ्वी पर और सभी एक दूसरे से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ लेता है। इन्हीं सभी तरह के जीवों का पृथ्वी पर जो वास है यही जैव विविधता कहलाती है। और जैव विविधता क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग जब पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे थे, यही मिलकर एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है और वही इकोसिस्टम जिसके कारण हम लोग पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि इससे हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ लेते हैं। फिर चर्चा कर लेते हैं, अगर आप वैश्विक स्तर पर, हम पहले बता चुके हैं कि बात करेंगे तो लगभग 50 लाख प्रजातियां जो है जीवों की है
और बहुत सारे जीव तो अभी भी आज भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं, बहुत सारे तो पता ही नहीं है कि ये कौन सा जीव है। तो आज भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मतलब वैश्विक तमाम संस्था जो है इसकी खोज में लगा हुआ है कि नए प्रजाति का खोज। बहुत सारे जगह ऐसे प्रजातियां हैं, ऐसे जीव हैं जिनके बारे में अभी हमें जानकारी भी नहीं है। और कई सारे जीव तो ऐसे हैं, इतने सूक्ष्म है, बैक्टीरिया हैं जिसको हम लोग नंगी आँखों से देख भी नहीं पाते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहें तो इस पृथ्वी पर हमारे आसपास असंख्य जीवों का एक समूह है और इसी समूह से परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है और ये पृथ्वी निरंतर चलती रहती है एक दूसरे के सहयोग से। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें कि भारत में जैव विविधता की स्थिति क्या है, तो भारत में भी बहुत सारे जैव विविधताएँ हैं। यहाँ पे अलग अलग वातावरण है और अलग अलग वातावरण में अलग अलग जीवों का वास है। यहाँ ये है कि टॉप 12 कंट्रीज़ में एक देश हमारा भी है जैव विविधता के मामले में। अब एक जो कंसेप्ट है कि ये जैव विविधता से क्या फ़ायदा होता है, कैसे हम लोग जो है इससे लाभान्वित होते हैं, तो थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो आयुर्वेद का जो जनक जो थे चरक, जो आयुर्वेद जो हम लोग जड़ी बूटियों से जो इलाज करते हैं उसको आयुर्वेद कहते हैं। अभी बहुत चलता है कि ये आयुर्वेदिक दवा है, ये खाइए, इसका रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है, आयुर्वेदिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं। इसका जो शुरुआत हुआ है ये पेड़ पौधों से हुआ है और चरक जो थे वो लगभग 200 पेड़ पौधों के प्रजातियों को अपनी किताब में लिखा था और उनके औषधीय गुणों के बारे में लिखा था। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं पेड़ों के, इनसे क्या है, सबसे पहले जो है दवाइयों में औषधीय गुण इनमें होते हैं और हम लोग बहुत अधिक मात्रा में औषधीय लाभ लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टेक्सॉल, जो कैंसर का उपचार होता है टेक्सॉल से, ये एक प्रकार के सदाबहार बेरचीर के तरह के सदाबहार बन के छाल से बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कैनिन जो है वो मलेरिया के कुनाइन जो है मलेरिया के इलाज के लिए सही माना जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है पता है? सिनकोना के छाल से। और ये जो औषधीय पौधे हैं ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और इसमें जो है एक मार्फिन, जिसको हम लोग दर्द निवारक दवा के रूप में यूज करते हैं, ये पाया जाता है पापावर सेनिफेरम नामक पौधे से। तो इस तरह से औषधीय रूप में भी पेड़ पौधों में विविधता जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और बहुत सारे ऐसे असंख्य पौधे हैं जिसमें कोई ज़रूरी है कि जिसमें फल लगता है वही हमारे लिए यूज है, तो वो तो डायरेक्ट यूज है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें औषधीय गुण होते हैं और उससे भी हमारा फ़ायदा होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिससे हमारा फ़ायदा नहीं होता। ये जो जीव जंतु हैं उनका फ़ायदा होता है, वो उसका भोजन करते हैं और फिर उनसे हमको फ़ायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो या तो किसी पौधों से आया है या किसी जीव से। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आप घरों में लकड़ी यूज करते हैं, वनों से आता है। आप कपड़े पहनते हैं, कहाँ से आता है? वृक्ष, कपास से रुई होता है और रुई से धागा और धागे से फिर हम लोग कपड़ा बनाते हैं, है ना। दूसरा, अगर रेशम की बात करें तो रेशम की एक छोटी सी जो कीट होती है ना, उससे रेशम बनाता है। शहतूत के पेड़ पर वो रेशम का कीट होता है, तो शहतूत का पेड़ भी ज़रूरी है और रेशम का कीट भी ज़रूरी है। उससे हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं और फिर रेशमी कपड़ा पहनते हैं शौक से। उसके बाद अगर हम रबर का यूज करें तो रबर भी वृक्ष से, रबर का जो रॉ मटेरियल है वो वृक्ष से ही प्राप्त होता है। अगर आप लोग पढ़ते हैं, डेली किताबें पढ़ते हैं और कॉपियों पर लिखते हैं, ये जो किताबें हैं ना और कॉपियाँ हैं ना, ये इसके जो कागज़ होते हैं ये भी किससे बनते हैं? बाँसों से और घासों से। तो कहीं न कहीं हम जो और भोजन तो हम जो करते हैं वो करते ही हैं पेड़ पौधे विभिन्न तरह के और विभिन्न तरह के मवेशियों से दूध उत्पादन करते हैं और उसके बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं। मांस हम लोग खाते हैं बहुत सारे जानवरों का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं
कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम इस जीवन पर जितना भी जीव जंतु है ना, जितने भी प्रजाति हैं, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमारे लिए उपयोगी है। आपको आश्चर्य होगा कि सांप, सर्प जो मनुष्य के लिए खतरनाक है लेकिन फिर भी हमारे लिए उपयोगी है। अगर सर्प नहीं होगा, खेतों में चूहे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि क्योंकि सर्प चूहा को खा जाता है, तो फिर किसानों का फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट बना है ना जीवों का, एक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वहाँ जो है तो यही कॉन्सेप्ट जैव विविधता है। और जैव विविधता में अगर बैलेंस गड़बड़ाएगा एक दूसरे चीज़ों का, तो क्या है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। आप ढूंढ सकते हैं, आप देखिए आपके आसपास इतने सारे जीव हैं, हर किसी न किसी का किसी न किसी रूप में यूटिलाइज है, उपयोग है। आप एक कृमि जानते हैं ना, वो चाली होता है ना, उसको किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। उस छोटे से कृमि का भी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवों में विविधता बनी रहनी चाहिए और जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उसको हमें बचाने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह से जीव विलुप्त होते रहे, विविधता खत्म होगी, तो ये जो जीवों के एक दूसरे पर निर्भरता है वो अनबैलेंस हो जाएगी। तो और अनबैलेंस हो जाएगी तो फिर पृथ्वी पर खतरा ही खतरा मौजूद हो जाएगा। एक कहानी सुनाते हैं जैव विविधता की। एक बार क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट गए जंगलों में रिसर्च करने, और जंगलों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा जानकारी किसको होता है? आदिवासियों को। और आदिवासियों जंगलों से बहुत प्रेम करते हैं, तो उनको साथ में ले लिया कि इनको इस जंगलों में वृक्षों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा। और वो चले, उन्होंने देखा कि ये जो आदिवासी है ये क्या करता है, एक विशेष किस्म का फल खा रहे हैं। और फल से, क्योंकि जंगलों का जो दूरी होता है ना, वो दिन रात चलते हैं, उन लोगों को एक विशेष तरह की एनर्जी आ जाती थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक ने उस फल को खाया और अजीब अनुभूति महसूस किया, लगा कि उसके शरीर में अचानक से ऊर्जा आ गया, अचानक से कोई शक्ति आ गई। और फिर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उन्होंने उन आदिवासियों से इस फल के बारे में पूछा, लेकिन आदिवासी उसे ये फल के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया और ये कहा कि ये फल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए है। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने पर आदिवासी जो है उस फल की जानकारी देने के लिए राजी हो गया और बताया उस फल का नाम था आरोग्य पाचा। और उन्होंने कहा कि इस फल को खाने से शरीर में तुरंत शक्ति और ऊर्जा की अनुभूति होती है। बाद में वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला इस फल में ऐसे गुण मौजूद हैं जिससे तनाव यानी कि चिंता जो होती है, ऐसे जिसके लिए कोई दवा नहीं होती है, ये भी मुक्त हो सकता है। और शरीर में जो स्ट्रेस है, थकान है, इसको मुक्त किया जा सकता है। और फिर वैज्ञानिकों ने इस आरोग्य पाचा नामक फल को अन्य औषधीय पौधों के साथ मिला करके एक दवा तैयार किया जिसका नाम था जीवनी। और इस दवा को तैयार करने के लिए एक लाइफ फार्मेसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और यही नहीं, सबसे पहले हमने जैव अपहरण पढ़ा था कि आप जो है कॉन्सेप्ट चुरा लेंगे और अपना फ़ायदा ले लेंगे, जिसके पास कॉन्सेप्ट था उसको कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इन वैज्ञानिकों ने जो आदिवासी था उनके लिए उनको क्या किया, पेटेंट दिया। पेटेंट समझते हैं कि किसी भी चीज़ का मालिकाना अधिकार दिया। मतलब जैसे कि ये जो आपके पास आपने कोई सामान बनाया है ना, तो उस सामान की बिक्री जब तक होगी तो आपको पेटेंट दिया जाएगा कि आप 5% इसमें लाभदायक हैं, इसका जो 5% कमाई होगा वो आपको जाएगा। तो पेटेंट दिया कि इस जो औषधि है इससे जितनी भी कमाई होगी वो इतना आदिवासियों को जाएगा। और उससे आदिवासी ने क्या किया, अपने समूह के लिए, अपने गांव के लिए बहुत सारे फंड्स का निर्माण किया और वो सुखी जीवन बिताने लगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक छोटा सा फल जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और वो फल हमारे लिए कितना उपयोगी साबित हो गया। मतलब स्पष्ट है कि जैव विविधता ज़रूरी है और जैव विविधता में न जाने कौन सा पेड़, न जाने कौन सा पशु कब हमारे किस काम आ जाए और प्रत्यक्ष रूप से आ भी रहा है। इसीलिए जैव विविधता ज़रूरी है, जीवों में विविधता को बचाना ज़रूरी है, जंगलों को बचाना ज़रूरी है,
जंगली जीवों को बचाना ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है हमें मानवीय रूप से इस बात को जीवन में उतारने की। तो हम लोग जो है जंगल और जंगली जीवों वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसको हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर के हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। फिलहाल आप लोग ये जो लाल वाला सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, उसको टच करिए, क्योंकि उसको टच करने से आप हमारे टच में रहेंगे। और अगर आपको जानकारी चाहिए कि हम कब कब आते हैं, तो इसके लिए आप बगल में जो घंटी है मंदिर वाला, उसको एक बार दबा दीजिए और हम आते ही आपके मोबाइल में सीधे नोटिफिकेशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।